ओके, लास्ट क्लास में मैं आपको करा रहा था वर्क पावर एनर्जी। हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया था। हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने कहा था कि भाई हम इस फार्मूला का रट्टा लगा के रखेंगे ताकि जो है वो हमसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करें। सही है। ओके, फार्मूला थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या था? वो कहता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू द चेंज इन के ई प्लस द चेंज इन पी ई प्लस द वर्क डन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सही है। इंटरनल फोर्स जो थी वो एक ही थी। इंटरनल फोर्स जो थी वो सिर्फ ग्रेविटी होती है, बाकी सब एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेजेंट हो, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। सही। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें वो कहते हैं देयर आर केसेस वेयर द एनर्जी डन बाय स्पेसिफिक फोर्स इज गिवन, यानी वर्क डन दिया हुआ होगा। सही है। एनर्जी डन यानी वर्क डन। The following example shows how to deal with this type of problem. It cannot be assumed that the force is constant and hence the use of constant acceleration formulae is prohibited. सही। एक बार क्या मैं Okay, there are cases where the energy done by a specific force is given. The following example shows how to deal with this type of problem. It cannot be assumed that the force is constant and hence the use of constant acceleration formula is prohibited. सही है। यानी आपको स्पीड्स नजर आ रही है। पिछले सवाल तक मैं आपसे कह रहा था कि आप जो है वो न्यूटन लॉज भी लगा सकते हैं और आप वो भी लगा सकते हैं, बट वो सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब आपको ये कंफर्म्ड बात हो कि आपकी फोर्सेस जो है वो कांस्टेंट है। लिखा हो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट आनी चाहिए बिल्कुल उससे, यानी फोर्सेस फ्रिक्शन और ये सब कांस्टेंट होंगी तो एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट आएगी। अगर ड्राइविंग फोर्स आपकी चेंज हो रही है, अब कब चेंज हो रही होती है कैसे पता चलता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कह दिया द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस टू द मोशन। अब वर्क डन तो दो चीज़ों से निकलता है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस तो आपको नजर आ रहा है कि 600 मीटर है, लेकिन क्या थ्रू आउट आपकी फोर्स कांस्टेंट थी? ये मैंने क्वेश्चन में कहा है तो सही है, नहीं कहा तो फिर कांस्टेंट अज्यूम नहीं कर सकता था। सही है। नहीं, स्पीड चेंज होने से ये पता चले, स्पीड तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी चेंज होती है। हाँ, लेकिन अभी रेट तो नहीं पता चल पाएगा ना अगर मैं एंडिंग और स्टार्टिंग स्पीड सिर्फ दे दूँ आपको। सही है। ये कहता है कार ऑफ मास 1250 travels along a straight road that has a straight horizontal section and a straight inclined section BC. The length of BC is 600 meters. The speed of the car at ABC is 19, 29 and 19 respectively. The work done against the resistance. Against the resistance का मतलब होता है by the resistance of the motion as it travels from A to B is 525,000. यहाँ से यहाँ तक का distance अभी travel by. Find the work done by the driving force as it travels from A to B. तो आपने कहा कि सर ये तो वही वाला फार्मूला लग रहा है, हम लगाते हैं फार्मूला। ये क्लियर कट दिया हुआ है एक 525,000, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालना है मुझे, ये अननोन छोड़ दिया मैंने।
पी तो है ही नहीं, 0 है। और के ई के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, कैलकुलेट करके मुझे बताओ जरा। एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव जूल, सही है। फिर as it travels from B to C, the resistance to the motion is 450। यानी अब क्या हो गया, अब कांस्टेंट रेजिस्टेंस आ गई है, सही है। एंड द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स इज 370,000। फिर से मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है, कोई भी एक फोर्स वेरिएबल हो गई तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं लग सकता, सही है। मैं दोबारा से अपना फार्मूला लगाता हूँ। अब अली ये फार्मूला मुझे याद हो गया है, बट एट द सेम टाइम मैं एग्जामिनर को, अब तुम इनकी मार्किंग स्कीम्स उठा के देखोगे तो हर चीज़ पहले अलग अलग कैलकुलेट होती है और फिर एक साथ कंबाइन होती है। मैं क्योंकि स्टार्ट ही कंबाइन करके करता हूँ, तो इसलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर इसके नीचे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ, सही है। डायरेक्ट नहीं करना कि डायरेक्ट तुमने एक इक्वेशन बना दी, इसमें गड़बड़ हुई तो जीरो मिल जाएगा सीधा, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता चल रहा तुम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा है तुमने क्या कैलकुलेट किया है। हाफ एम, सही है। फिर पी गेन हो रही है या लूज हो रही है, गेन हो रही है, सही है। हाइट ही निकालनी है, एम जी एच में एच निकालना है, एम जी एच अननोन। और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कितना दिया हुआ है, 370,000, सही। और एच के लिए सॉल्व कर लेना है। तुम लिखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बाकी सब क्लियर हो गया ना, अलजेब्रा बाकी है ना, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड अलजेब्रा भी नहीं है कि मैं वर्किंग दिखाऊं। एच मुझे लग रहा है 10 होगी, 32 आ रहा है। लिखा करो, एडवाइजेबल, नॉट नेसेसरीली पेनलाइज बट एडवाइजेबल। भाई यहाँ पे फिर ये कहता है ना, देखो, इट इज टेम्पटिंग टू यूज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस इन दिस इक्वेशन, हाउएवर दिस वुड require the assumption that the driving force and the resisting force are constant, which is not stated in the question. Only the work done by the resistance and the driving force are given. This is something to be aware of in questions of this type, सही है। अब ये वाला सवाल देखते हैं। Together in a playground, a small child of mass 60 to 20 kgs goes down a slide shown in the diagram. The slide is 1.5 meters high and there is a constant resistance of 10 between the child and the slide. The total length of the slide is 3.5 meters. The child starts from rest at the top of the slide. Find the loss in gravitational potential energy. बाकायदगी से 12 मिनट लेट, 3:30 बजे निकले होगे तुम घर से, हाँ, और तुम 3:15 पे उठे होगे, तो 3:10 कर लो। कब से क्या होता है, ओके।
In a playground, a small child of mass 20 kgs goes down a slide as shown in the diagram. The slide is 1.5 meters high. तो मैं बना देता हूँ स्लाइड को. 1.5 meters high है ये स्लाइड. The child starts from rest. Find the loss in potential energy. तो P निकालनी है सिर्फ. तो M, G and H. तो लॉस जो आया है वो कितना आया है? 300 joules का लॉस आया. Gain in kinetic energy at the instant she reaches the end of the slide. दो सौ छः. ये कैसे निकालोगे? तो वर्क डन बाय, सारी कन्वर्ट नहीं हुई उसमें, वो भी आया होगा, रेजिस्टेंस भी आया होगा. तो यही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि जब भी एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं तो मैं यही वाला फार्मूला यूज़ करता ना. सही है. वैसे तो इसमें चाहो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्ट में से स्पीड निकालने को क्या, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा. सही है. तो सिर्फ चेंज इन के ही तुमसे पूछ रहे, तो तुमने कहा चेंज इन के ही अननोन छोड़ दें. पी जो है वो डिक्रीज हुई है. वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कितना है? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स कितना, सवाल ये है. यस. तो लेंथ है, लेंथ है ना. व्हाट इज ड्राइविंग द गर्ल डाउन? चाइल्ड. हाँ, चाइल्ड का वेट. वेट इज एन इंटरनल फोर्स. ये वर्क डन किसका होता है? इज देयर एन एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंगिंग द चाइल्ड डाउन? सो व्हाट इज इट? जीरो हो जाएगा. सही है. ये अक्सर क्वेश्चंस में यही ट्रिक है. वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ड्राइविंग फोर्स कहला रही होती है. एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्सेज है, उनका वर्क डन वहाँ पे आता है. एक्सटर्नल है. हाँ, इंटरनल का क्या है? ग्रेविटी कहाँ पे कैप्चर हो रही होती है? पी में. ग्रेविटी अपना वर्क डन वहाँ पे शो कर चुकी होती है. पी और के ई में शो कर. सही है. तो चेंज इन के ई कितना आ रहा है? 35 है. 265. भाई पेज खोल के फ़ोन इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता. सही. तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया. और स्पीड एट द एंड ऑफ द स्लाइड. तो 265 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर. तो वी कितना आ रहा है? 26.5 का रूट 5.15 का. सही. मैंने तुम्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर दी थी, देखी तो नहीं हमने. आज ही शेयर किया. और जरूर. और अनफॉर्चुनेटली आज की क्लास का है, उसमें आज की क्लास में ना कोई नया मैंने आज कराया नहीं, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया था, बट मैं रिकॉर्ड तो अटेंड प्रेस करना भूल गया था. वैसे वाई वर्क डन इज ज़ीरो. हाँ, उस पर है यूट्यूब पे. वाई वर्क डन इज ज़ीरो. देखो, द चाइल्ड इज कमिंग डाउन द स्लाइड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. यहाँ पे जब हमने लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला लिखा था, तो हमने इसको लिखा था कि दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स. ग्रेविटी जो होती है वो एक इंटरनल ड्राइविंग फोर्स होती है. सही है. तो यहाँ पे वर्क डन जो आना है वो एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स का आना है, सिंस दिस नथिंग एक्सटर्नली ड्राइविंग
द चाइल्ड डाउन, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो उसका वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। सही है। अभी ये अगले किसी क्वेश्चन में भी ऐसे ही नजर आएगा, आई वांट यू टू स्पॉट इट कि कब ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो रही है। ओके, ये कहता है एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। So if at a particular instant a vehicle exerts more driving force than the total resistive forces, there will be a resultant force in the direction. In this case, the vehicle will accelerate. बंद कर दो रील्स, इसको बैग में रखो, कोई बात नहीं, दूसरा भी बैग में रख दो, कुछ नहीं होता, वो तुम्हारे स्वाइप करने से भी खराब होता है, वेर एंड टेयर वहीं से आ रहा होता है। The acceleration can be found by applying Newton's second laws. Be aware that acceleration will be different at different instants. This is because if the power remains constant, पावर याद है क्या होता था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर होता था। अब कासिम, फोर्स इनटू वेलोसिटी अगर पावर है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, पावर को कांस्टेंट रखना है तो यानी फोर्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, फोर्स डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, तो यानी कांस्टेंट पावर जिस क्वेश्चन में होगी उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये मेजर चांसेस। सही है। The vehicle accelerates, changing in speed, and hence the driving force will change, so we can calculate the acceleration at a particular instant in time. सही है। ये क्या कहता है, car travels along a straight horizontal road and against a constant resistive force of magnitude 275 न्यूटन। अब ये थोड़ा सा आपको वर्क पावर एनर्जी से यहाँ से डिविएशन थोड़ी सी नजर आएगी, बट ये आगे को क्वेश्चंस के लिए बिल्डअप है। The mass of the car is 1400 kgs and its engine is working at a rate of 7.5 kilowatts। सही है, पावर कितनी है, 7500 चल रही। Calculate the acceleration at the instant when the car has a speed of 12, velocity उसकी 12 है, तो मैं कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूँ। अब इसमें वर्क पावर एनर्जी तो खैर कोई आ ही नहीं रहा होगा, ये दो क्वेश्चन है ऐसे, फिर आता है जब ये ख़त्म होगा, जब एग्जाम्पल ख़त्म होगी, तुम्हारा बिल आ रहा है, फिर पढ़ तो तुम कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ लिखते जाते हो बस आगे, वो मुझे दिख रहा है। ओके, कमिंग बैक। तो ये गाड़ी है along a straight horizontal road, भैया पावर जो है वो 7500 की लग रही है, स्पीड जो है वो 12 की है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 7500 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ इक्वल्स टू एम ए करना पड़ेगा। एम, तो ये कितना बन रहा है, 1/, तो 0.25 आ गई एक्सेलरेशन। उसने कहा द स्पीड ऑफ द कार एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 0.1, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार up the line of greatest slope of a hill inclined at an angle of 5 degrees to the horizontal। तो अब ये बना लेते हैं पहले, क्योंकि इंक्लाइंड स्लोप आ गया ना। फाइव,
सही है। अब वो पूछ क्या रहा है, उसने कहा स्पीड ऑफ द कार निकालो जब उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 0.1 हो। सही है, अपर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, यानी एफ इक्वल्स टू एम ए में है। अच्छा, रेजिस्टेंस अभी भी 275 ही होगी, और पावर अभी भी जो है वो 7500 ही है। क्या चीज़ चेंज हुई है, स्पीड चेंज हुई है। तो पावर कांस्टेंट है, इट्स इंजन इज वर्किंग एट अ रेट ऑफ 75। सही है। अभी निकाल लेते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए करते हैं। सही है। ड्राइविंग में क्या क्या है, 7500 डिवाइडेड बाई वी, ड्राइविंग फोर्स, पावर इंटू एफ इक्वल, पावर इक्वल्स टू एफ पी। रेजिस्ट क्या क्या कर रहा है, एक 275 रेजिस्ट कर रहा है, एक 14,000 साइन 5 रेजिस्ट कर रहा है। सही है। और एम ए 1400, और एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया 0.1। तो वी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सही, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें इक्वेशन आसान होती है सॉल्व करना, कैलकुलेटर से डायरेक्ट। आप मैन्युअली करेंगे तो आप गलतियां भी करेंगे, उनको अवॉइड करने के लिए मैं भी अभी जो कर रहा हूँ वो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। स्पीड कितनी रखूँ भाई, 10 कह दूँ? ये बता रहे 4.59 बन रही है। सही है, कैलकुलेशन बन रही है 4.59, नहीं बन रही? फिर खेल लो। तो कौन ही नहीं है? पहले तो उठाया हुआ था ना। क्या करते रहते हो तुम फोन पे, करते क्या हो तुम फोन पे बार बार? किस चीज? ताक रातों की फिक्र करें, गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, है ना? मुझसे नहीं ले दर्द सुनना। तो और क्या, रमजान में और क्या करना चाहिए? कल तुम गेम खेल रहे होगे रात को, है ना? यही होता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ छुट्टियां दे दूँ तुम लोगों को। ट्यूसडे की क्लास करेंगे, लेकिन प्रॉब्ली सैटरडे अगले वाला नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उससे पहले वैसे ही 27वीं शब है, थर्सडे नाइट है, फ्राइडे जुम्मतुल विदा है, और फिर उसके बाद थकन है, फिर ईद की तैयारी है। एक आध दिन मुझे भी ईद की तैयारी के लिए चाहिए होता है। तो बेहतर है कि हम खाने पीने की चीज़ें पहले तो नहीं आ सकती ना। और कपड़े वपड़े, अब छोटे बच्चे तो नहीं है, और 6 महीने पहले से होते हैं कपड़े। आखिरी दिन कौन लेने रहेगा, इतनी फुर्सत किसके पास है? मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ, ऑनलाइन होता है सब कुछ। मेजोरिटी ऑनलाइन ही होती है चीज़ें, वेरी रेयर। मैं मुझे तो याद भी नहीं पड़ता होगा कि मैं कब बाहर गया हूँ दुकान के अंदर कुछ खरीदने के लिए डेलिबरेटली, सिवाय जूतों के। क्योंकि जूते भी आप जूते भी आप कहीं इधर उधर से ले रहे हो ना, साइज इशू होता है। जहाँ मुझे साइजेस पता है, और मेरा, हाँ, वो एक ही साइज है, और मुझे पता है कि मुझे वैसे ही जूते लेने हैं, मैं तो डायरेक्ट ऑर्डर। हाँ, वही वही तो चीज़ें लेने जाना होता है। वो हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जाहिर सी बात है, तो तुम यार नौकर चाकर है मेरे पास, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा अमीर समझ लिया तुमने मुझे। इतना नहीं हूँ कि मैं इन कामों के लिए भी, ये काम खुद ही करते हैं सब, करने पड़ते हैं, और कौन करेगा? अभी मैसेज जा रहे, सेव लेकर आना। हाँ, बस। थ्रो द क्वेश्चन, तो मैं रख लूँ? बिल्कुल भी सही नहीं गुजार रहे, डांट खा रहे हो अब्बा से। सही है तेरा। अगला सवाल देखते हैं भाई। A car of mass 1250 travels on a straight horizontal road. It experiences a resistive force.
और लिख नहीं रहा, फोन इस्तेमाल करता रहता है। A car of mass 1250 travels on a straight horizontal road. It experiences a resistive force of magnitude 25 newtons, where v is the speed of the car. The maximum speed of the car on this road is 60. Calculate the car's maximum power. सही है, calculate the car's maximum power. तो मैं बना लेता हूँ फिर से. ओके, वेट बनाया ना, 14,000 वेट बनेगा फिर. सही है. यहाँ पे कोई पावर लग रही है, मैंने ड्राइविंग फोर्स अभी नहीं बनाई है, मैंने उसको देखा है कार्स मैक्सिमम पावर. भाई अब मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी? उसने कहा द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन दिस रोड इज 60. इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम स्पीड कब होती है अली? एक्सेलरेशन जीरो होती है, यानी ड्राइविंग फोर्स जो होगी वो रेजिस्टिव फोर्स के बराबर हो जाएगी, तब एक्सेलरेशन जीरो करनी है. सही है. अभी मैं तुम्हें पावर निकालने को कह रहा हूँ, यानी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई तुम जो है वो पावर एफ पी होती है, तुम जो है वो फोर्स निकाल के बताओ, ताकि तुम उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो 60 से, तो तुम्हारी जो है वो मैक्सिमम पावर आ जाए. सही. तो मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स -25v इक्वल्स टू एम ए. एक्सेलरेशन हमने ज़ीरो कह दिया, और v इस पे कितना है? जब मैक्सिमम पावर चाहिए होगी तो मैक्सिमम स्पीड भी लग रही होगी, जाहिर सी बात है. तो ड्राइविंग फोर्स कितनी बन जा रही है मेरी? 25 इंटू 60, 1500. 1500 है ना. ड्राइविंग फोर्स 1500 हो गई. तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 60. 9,000, 90,000. सही है. सो 90,000 या वॉट्स जो है वो, 90 किलो वॉट्स कह सकता हूँ. सही. फिर उसने कहा द कार्स मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन व्हेन इट्स स्पीड इज 30. मैक्सिमम एक्सेलरेट भी करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब तुम मैक्सिमम पावर से ऑपरेट करोगे. तुमने मैक्सिमम पावर लगाई, लेकिन मुझे ड्राइविंग फोर्स चाहिए, तो मैंने इसको डिवाइड बाय 30 कर दिया. रेजिस्टेंस अभी भी 25v है, तो मैं एम ए कर दूंगा उसको, तो मेरे पास मैक्सिमम, तो मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगी मैक्सिमम वाली. ओके. सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है. मैक्सिमम स्पीड तो एक्सेलरेशन जीरो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम फोर्स 9/5, 1.8. ओके. तो कहीं कहीं इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ होते हैं, वो वर्ड्स में इंडिकेट कर रहा होता है. यहाँ पे क्या मैंने वर्ड्स में इंडिकेट पहले आपको कर दिया था कि मैक्सिमम स्पीड है तो एक्सेलरेशन जीरो. सही. अब अगला क्वेश्चन और से देखते हैं. A car of mass 1200 kgs travels along a straight horizontal road. The power provided by the car's engine is equals to 20,000 watts. The resistance to the car's motion is constant and equals to 500 newtons. आज असर आया भाई क्या?
एक एक मिनट रुको, ये देख लो जहरा, कर लो कॉपी बेटा। अलग अलग डालो पे कैलकुलेटर, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। सवाल दिखा दो, सवाल दिखाना। हाँ हाँ, सवाल दिखा देना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। ओके बेटा, कॉपी। ओके, अब ये सवाल और से देखिएगा। हाँ वो करा रहा हूँ। A car of mass 1200 kgs travels along a straight horizontal road. The power provided by the car's engine is constant and equals to 20,000 watts. The resistance to the car's motion is constant and equals to 500 newtons. The car passes through the points A and B with speeds 10 and 25, एक starting speed है, एक ending speed है. The car takes 30.57 seconds to travel from A to B. Find the acceleration of the car at A. सिर्फ at that point की बात हो रही है, सही है? तो उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस में बना देता हूँ 500 की, और ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी 20,000 डिवाइडेड बाई 10, 2000 हो गया। ऐसे बीच में 1200 लिखना चाहिए, सही है? तो 2000 माइनस 500 इक्वल्स टू 1200, 5/4। तो ये पार्ट 1 तो हो गया। पार्ट 2, बाय कंसिडरिंग वर्क एंड एनर्जी, वो खुद आपको बता रहा है कि अब आपने किससे सॉल्व करना है, वर्क पावर एनर्जी से ही सॉल्व करना है, सही है?
आप उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं कर सकते। वैसे क्या कर सकते हैं, क्या मैं चाहूँ तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और फिर डायग्राम बना के f इक्वल्स टू एम ए लगा के क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? और देखो क्या चीज़ कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन लॉज नहीं लगेंगे, तो स्पीड चेंज हो रही है, न्यूटन लॉज नहीं लग सकते, फिर थ्रू आउट द मोशन नहीं लग सकते। थ्रू आउट द मोशन क्या लगेगा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, चेंज इन के, चेंज इन पी, सही है। अब मुझे बताओ कि चेंज इन के तो सिंपल है, हाफ एम, जो सिंपल है वो पहले लिख लेते हैं। चेंज इन पी कितना है, क्यों, क्योंकि स्लोप नहीं है, सही है। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस कितना है, 500 की रेजिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं पता, 500 इंटू डी कह दिया। सवाल ये है कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कितना है, क्यों कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है क्या, पावर है तो ड्राइविंग फोर्स तो होगी ना। तो नहीं है ना कांस्टेंट, यही तो डिसाइड किया था अभी कल। कांस्टेंट हो भी तो भी लगानी तो पड़ेगी। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब एक इन्फॉर्मेशन अली नोटिस करो, क्वेश्चन में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, टाइम नहीं इस्तेमाल हुआ। टाइम किसके फॉर्मूला में आता है, तो एक इसका वर्क डन आ जाएगा, अगर मैं पावर से मल्टीप्लाई करूं टाइम को, वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स आ जाता है, क्योंकि पावर भी ड्राइविंग फोर्स की होती है, सही है, पावर भी ड्राइविंग फोर्स की होती है। तो पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, कितना बन रहा है ये, 61, नहीं वर्क डन बाय ये पूछ रहा हूँ, 61,000 है ना, सही है। अब डी की वैल्यू निकाल लें, फाइव नाइन्टी आ रहा है। अब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की है ना मार्किंग दिखाता हूँ, जून 2005 है ना, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, मेरे ख्याल से 8 मार्क्स के हैं शायद, 2 और 6 है मेरे ख्याल से। नहीं, ये टोटल 12 मार्क का सवाल है। पहले वाले में ड्राइविंग फोर्स निकालने का 1 मार्क, डी एफ माइनस आर इक्वल्स टू एम ए करने का 1 मार्क, कैलकुलेट करने के 2 मार्क्स हैं, और असल तो 8 मार्क, ये टोटल 12 मार्क का सवाल था जो मैंने 2 लाइनों में सॉल्व कर दिया वैसे, सही है। और यहाँ पे देखो, मैं कहा था ना कि मार्किंग स्कीम में वो क्या करता है, मार्किंग स्कीम में वो अलग अलग कैलकुलेट करता है, कि चेंज उसने अलग दिखाया, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब लिखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भाई लिख रहे हो
कैलकुलेशंस को, तो उसको ऑर्गेनाइज उसमें रखो कि एग्जामिनर को पता चला हो कि मैं क्या चीज़ कहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो के ई चेंज मैंने इसके नीचे लिखा है, मुझे सही है, मुझे ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। वर्क डन बाय कार्स इंजन, ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया है वहाँ पे, उसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 610,000 लिख दिया, ये वर्क डन कैलकुलेट करने के 3 मार्क्स थे। सही है, 2 मार्क्स थे सॉरी। और फिर एक M1 का मेथड क्या है, ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है ना, ये रहा M1 का मेथड। ओके। और फिर कैलकुलेशन और आगे आंसर देने का एक एक मार्क। तो M1 की मार्किंग जो होती है ना, वो इस लिहाज से थोड़ी जेनरस होती है कि कम वर्किंग के ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ओके। लेकिन एक एक चीज़ को सही सही फिट करना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वर्किंग बस P1 और P3 में ज़्यादा होती है, प्योर मैथ्स। P3 में तो बहुत ही ज़्यादा है। जनरली दैट इज़ व्हाट आई आल्सो फील के जो 24 वाली सीरीज है ना, उसके सवाल बहुत अनोइंग हो चुके हैं। ये तो थोड़ा इफ्तार में ना ठंडा पानी पिया करो तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो। उसका आंसर भी बहुत अनोइंग है, कल ही मैंने किया। आ, अच्छा, मेरे ख्याल से ये अभी मुझसे पूरा नहीं होगा, तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आज रिलेटिवली थोड़ी छोटी क्लास कर रहे हैं। सही है। हम नेक्स्ट क्लास की कैसे गिरा, इसीलिए कहा बैग में रखो। तो हम जो है वो इसको नेक्स्ट क्लास में, ट्यूसडे की क्लास में ही चैप्टर ख़त्म करेंगे। सही है। ट्यूसडे की क्लास में हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं आपको एक आधी अर्ली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। सही है। फिर हमारा ईद का ब्रेक आएगा सैटरडे ऑनवर्ड्स। अब बेसिकली ट्यूसडे शुड बी द लास्ट क्लास बिफोर ईद, फिर सैटरडे और ट्यूसडे क्लासेस मिस होंगी फॉर ईद। और फिर इसके बाद हम सैटरडे से दोबारा स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम एक चैप्टर है, उसके बाद हम ईयरली करेंगे। 8 बन रही है ना शायद। 31st, फर्स्ट और सेकेंड की ईद है। बेटा अभी बस एक ही मोमेंटम का चैप्टर बचा है ज़रा, और ये तकरीबन पूरा हो गया, इसकी एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन। 5 अप्रैल है भाई। हाँ, तो हमारी कितनी क्लासेस, एग्ज़ाम किस दिन है? सही है। और पीछे कब है? तो 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टेक्निकली हमारी 9 क्लासेस बची हैं, मुझे एक और क्लास चाहिए सिलेबस पूरा करने के लिए। मोमेंटम इज़ नॉट अ लॉन्ग चैप्टर, 1 घंटे में हो जाता है। 8 ईयरली, दैट इज़ व्हाट द टारगेट शुड बी। ओके। आधे घंटे में ही मैं तो कर लेता हूँ, मैं बोर्ड पे जब आपके सामने करूँगा तो आधे घंटे में ही हो जाएगा कुछ। हाँ, 24 तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड ही हो चुके होंगे। सही है, क्योंकि मैं सुबह भी सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही होंगी साथ साथ।